हाय फ्रेंड, कम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटीज। रेसिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटीज कल की क्लास में हमने पढ़ा था इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स कितने प्रकार का होता है, और आज हम पढ़ेंगे कि रेसिडेंस क्या है और टैक्स लायबिलिटीज क्या होती है। कोई भी टैक्स पेयर वो भारत में भी कमा सकता है और भारत के बाहर भी जाकर कमा सकता है, लेकिन वो टैक्स इंडिया गवर्नमेंट को देगा या नहीं देगा, इस बात का डिसीजन जो होता है डिसाइड वो होता है रेसिडेंस के आधार पर डिक्लेयर किया जाता है कि वो भारत सरकार को पेमेंट करेगा टैक्स का या नहीं करेगा। इसके लिए हम ये जानेंगे पहले कि रेसिडेंस स्टेटस होता क्या है। किसी भी टैक्स पेयर का रेसिडेंस स्टेटस होता क्या है, ये इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है कि कौन सा व्यक्ति भारत का निवासी होगा या नहीं होगा। ये इसके लिए भी हमें इससे पहले ये जानना जरूरी होता है कि कितने प्रकार के निवासी होते हैं। टाइप ऑफ रेसिडेंट, टाइप ऑफ रेसिडेंट। इसमें दो प्रकार के होते हैं, मोस्टली फाइनली दो प्रकार के होते हैं, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। यानी टाइप ऑफ रेसिडेंट, निवासी कितने प्रकार के होते हैं। तो ये निवासी होते हैं दो प्रकार के, रेसिडेंट मोस्टली दो प्रकार, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। यानी निवासी या तो भारत का निवासी होगा या फिर नहीं होगा। ठीक, इसके बाद आता है रेसिडेंट को भी दो पार्टों में बांटा जाता है। एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यानी टोटल 3 टाइप के हो गए, मोस्ट मेन 2 हो गए, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। इसके बाद होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहले चीज रेसिडेंट स्टेटस, यानी किसी भी टैक्स पेयर का स्टेटस जानने के लिए को भारत का निवासी है या नहीं है, अंडर सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया, इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ रेसिडेंट, कितने प्रकार का रेसिडेंट होते हैं। रेसिडेंट जो होते हैं मोस्ट 2 प्रकार के होते हैं, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। या तो भारत का निवासी होगा या फिर नहीं होगा। अगर होगा तो 2 तरह के होंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और ये होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और ये होता है साधारण निवासी या फिर असाधारण निवासी। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा निवासी कौन सा टैक्स पेयर है। इसके लिए 2 कंडीशन बताए गए हैं अंडर सेक्शन 6(1) में। इनकम टैक्स के 6(1) में 2 कंडीशन बताए गए हैं, एक बेसिक कंडीशन, दूसरा एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन, 2 तरह के कंडीशन है। ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा व्यक्ति यहाँ का निवासी होगा या अनिवासी होगा, या साधारण निवासी होगा कि असाधारण निवासी होगा। बेसिक कंडीशन में ये बताया गया है सबसे पहले कि फाइनेंशियल ईयर में कोई भी व्यक्ति टैक्स पेयर कम से कम 182 डेज भारत में रहा हो।
याद रखें, बेसिक कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन ये है कि कोई भी पर्सन जो टैक्स पेयर है वो भारत में कम से कम 182 डेज भारत में रहा हो फाइनेंशियल ईयर में, यानी जिस साल वो इनकम कमाता अर्न करता है उस साल गत वर्ष में कम से कम वो भारत में 182 डेज रहा हो। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि 4 ईयर में, दूसरी कंडीशन में ये बताया गया है कि 4 ईयर में कम से कम 360 डेज यानी 365 डेज 365 डेज और फाइनेंशियल ईयर में 60 डेज भारत में रहा हो। यानी कोई भी व्यक्ति जो फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 डेज भारत में रहा हो, या और दूसरी कंडीशन ये है कि 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। गत 4 वर्षों में, गत मतलब फाइनेंशियल ईयर से पहले के ईयर में जो 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो, साथ में विथ फाइनेंशियल ईयर में भी 60 डेज भारत में निवास किया हो, वो व्यक्ति भारत का निवासी माना जाता है। यानी इन दो कंडीशनों को जो फुलफिल करता है, यानी दो कहेंगे दोनों में से कोई एक, एटलीस्ट वन, दोनों बेसिक कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल कर लेता है तो भारत का निवासी माना जाता है। लेकिन अगर ये दोनों फुलफिल नहीं करता तो भारत का निवासी नहीं होता है। यानी इन दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं करता तो भारत का निवासी नहीं माना जाता। यानी निवासी होने के लिए सबसे पहले चीज फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 डेज भारत में रहा हो, या फिर ये ना किया हो तो उसके पहले के फाइनेंशियल ईयर के जस्ट पहले की जो ईयर है 4 ईयर, उससे में 365 दिन भारत में रहा हो और फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो, तो वो व्यक्ति भारत का रेसिडेंट मतलब निवासी माना जाएगा। अब आता है क्वेश्चन कि एडिशनल कंडीशन क्या है। ये तो हो गई बेसिक कंडीशन, जिसको फुलफिल करना ही होगा तभी भारत का निवासी होगा। लेकिन इसमें से अगर कोई भी फुलफिल नहीं करता, दोनों में से कोई एक भी फुलफिल नहीं करता, तो वो अनिवासी मतलब नॉन रेसिडेंट, भारत का अनिवासी माना जाता है। ठीक, अब इसमें दो चीजें दी हुई है निवासी के लिए, रेसिडेंट के लिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये अगर दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करता तो ये तो कंफर्म हो गया कि वो भारत का निवासी है। लेकिन अब ये कैसे कंफर्म होगा कि भारत का वो साधारण निवासी है कि असाधारण निवासी है। ठीक, इसके लिए एडिशन 2 कंडीशन और दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों में से कोई एक अगर पूरा कर ले तो और रेसिडेंट हो जाता है। लेकिन इसके साथ ये दोनों भी अगर फुलफिल कर लेता है तो वो होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर इसमें से कोई एक कर ले और इन दो एडिशन कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, दोनों में से कोई भी एक, तो वो आ जाता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में। एडिशनल कंडीशन क्या है? एडिशन कंडीशन ये है कि 10 वर्षों में यानी 10 ईयर में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो। यानी 10 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो, या फिर 7 ईयर में 7 साल में कम से कम 730 डेज भारत में रहा हो। ये कंडीशन है। यानी एक व्यक्ति भारत का निवासी होगा या नहीं होगा, पहले ये चीज हमें डिफाइन करना होता है, क्योंकि इनकम टैक्स में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है
कि वो रेसिडेंशियल स्टेटस पे ही क्लियर होता है कि वो भारत सरकार को या भारत गवर्नमेंट को टैक्स देगा या कोई व्यक्ति नहीं देगा। इसके लिए दो रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए अंडर सेक्शन सी में इनकम टैक्स अंडर सेक्शन सिक्स में डिफाइन किया हुआ सिक्स में डिफाइन किया हुआ है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। उससे पहले हमें ये जानना होता है कि टाइप ऑफ रेसिडेंट कितने होते हैं, निवासी कितने प्रकार के होते हैं। तो मोस्टली निवासी दो प्रकार के ही होते हैं, या तो निवासी होगा या फिर नहीं होगा, नॉन रेसिडेंट होगा। इसके बाद निवासी और नॉन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट होने के लिए ये जरूरी है कि बेसिक कंडीशनों पर ध्यान दिया जाए। अंडर सेक्शन इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 6(1) में डिफाइन किया हुआ है बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन क्या है? फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 डेज, मिनिमम 182 डेज भारत में रहा हो, ठीक। या फिर अगर ये पूरा ना करता हो तो दूसरी कंडीशन है कि 4 ईयर में, फाइनेंशियल ईयर के जस्ट पहले जो साल है 4 साल, उसमें कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, या फिर भारत में रहा हो साथ में फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 60 दिन 60 डेज पूरा किया हो, तब वो भारत का निवासी माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अब क्वेश्चन ये आया फिर लास्ट में कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या है। तो इन बेसिक कंडीशनों के साथ में से कोई एक पूरा करता हो, साथ में दो एडिशन कंडीशन है उनको भी अगर फुलफिल करता हो, तब वो व्यक्ति भारत का साधारण निवासी माना जाएगा, नहीं तो फिर असाधारण निवासी होगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। 10 ईयर में एडिशन क्या है कंडीशन? 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो, 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। इसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देने योग्य ये है कि दिनों की कैलकुलेशन करने में, दिन का जो हम कैलकुलेशन करेंगे, कोई मान लीजिए अमेरिका रहता हो, इंग्लैंड रहता हो या कहीं भी रहता हो भारत में, तो ऐसे कंडीशन में जो 182 डेज या जो भी डेज है उनका कैलकुलेशन कैसे करें। तो जिस दिन कोई व्यक्ति, जिस दिन भी अगर वो जो यात्रा के दिन होते हैं, बाय द वे एरोप्लेन में बैठा हुआ, तो जिस दिन वो बैठता है वो दिन भी काउंट की जाती है, और जिस दिन वो पहुंचता है यानी सफर करता है, वो सफर के दोनों दिन इस डेज की काउंटिंग में यूज किए जाते हैं। यानी कहा जाए तो जो भी उसका ट्रेवलिंग के जो डेज होंगे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। ये है हमारा रेसिडेंस स्टेटस, रेसिडेंस। इसके आधार पर ही भारत सरकार ये डिक्लेयर करता है कि टैक्स, कोई भी टैक्स पेयर टैक्स देगा या नहीं देगा। इसमें भी एक अच्छी चीज ये जानने योग्य है कि मूल निवासी और निवासी, या कहें नागरिकता, नागरिकता दूसरी चीजें हैं और रेसिडेंशियल स्टेटस दूसरी चीजें हैं। कोई भी भारत का निवासी या कहें कोई भी भारत का नागरिक यहाँ का निवासी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि यहाँ का भारत का अगर कोई नागरिकता ले रखा हो तो भारत का निवासी होगा ही। कोई विदेशी भी यहाँ का फाइनेंशियल किसी भी ईयर में वो निवासी हो सकता है या अनिवासी हो सकता है। यहाँ का भी भारत का रहने वाला व्यक्ति भी यहाँ इनकम टैक्स के लिए निवासी हो सकता है या अनिवासी हो सकता है। इस कंडीशनों के आधार पर, यानी हम ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति यहाँ का मूल निवासी है या ये कहें कि यहाँ का नागरिकता उसे प्राप्त हो गई है तो यहाँ का रेसिडेंशियल स्टेटस भी उसे मिल जाएगी। तो उसके लिए ये सारे कंडीशन हमें फुलफिल करने होंगे, तब वो भारत का निवासी कहा जाएगा। अब इतनी चीज जानने के बाद हमें ये होता है कि इसका यूज क्या है टैक्स में। टैक्स लायबिलिटीज, एक वर्ड लिखी हुई है टैक्स लायबिलिटीज। टैक्स लायबिलिटीज पहले ही बता चुका हूं कि टैक्स जो है वो लायबिलिटी, टैक्स की जो लायबिलिटीज है उसके करंट स्टेटस पर, यानी करंट रेसिडेंशियल स्टेटस पर डिफाइन होता है कि वो भारत सरकार को टैक्स देगा या नहीं देगा। अब देखते हैं कौन टैक्स देगा, कितना टैक्स देगा और कौन नहीं देगा टैक्स।
ये जो हमने स्टेटस बताया, इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि टैक्स पेयर कई टाइप के होते हैं, जैसे इंडिविजुअल, फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी। इस टाइप की जो टैक्स पेयर होते हैं, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत कोई पर्सन हो सकता है जो टैक्स देने वाला हो, कोई फर्म हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म, इस टाइप की फर्में हो सकती हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी अगर कोई बिजनेस चलाता हो, चाहे जो भी, ये भी हमारा टैक्स पेयर हो सकता है, और कंपनी भी हो सकती है। अब ये तीनों पहले हमें डिफाइन करना होगा कि तीनों के कंडीशन में ये जो हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस है वो कैसे चार्ज होता है। पहले चीज ये है कि रेसिडेंशियल कितने टाइप का हमने बताया था, 3 टाइप का बताया था। पहला था रेसी पहला रेसिडेंट, दूसरा था ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट। इसमें भी 2 तरह का बताया था, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी 2 तरह के। अब हम डिफाइन करेंगे कि ये तीनों जो रेसिडेंट का स्टेटस हो कैसे हो। इंडिविजुअल के लिए जो होता है वो तो हमने बता चुका, वो कंडीशन हमें फुलफिल करनी होती है, जो 2 बेसिक कंडीशनों में से एक कंडीशन, और साथ में 2 बेसिक कंडीशनों में से एक कंडीशन अगर पूरा करता है तो वो रेसिडेंटियल माना जाता है, मतलब भारत का निवासी माना जाएगा। लेकिन उसके साथ अगर एडिशन शर्त पूरा नहीं करता तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। अगर एडिशनल जो हमारा कंडीशन तो वो भी फुलफिल करता है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। ये इंडिविजुअल के केस में लागू होता है। ठीक उसी तरह से फर्म और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के भी ये वही कंडीशन है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कंट्रोल। कंट्रोल यानी बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो इसका एक मुखिया होता है जो सीनियर पर्सन होता है, उसकी करंट स्टेटस के आधार पर, यानी जो परिवार को चलाता है मेन व्यक्ति, उसकी जो करंट स्टेटस होगी, यानी उसके आधार पर ही उसका परिवार यहाँ के लिए रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट में भी ऑर्डिनरी होगा कि नॉन ऑर्डिनरी होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा, ये डिफाइन होगा उन कंडीशनों के आधार पर। यानी उसका जो परिवार का मेन मुखिया होगा उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर डिक्लेयर होता है कि वो भारत का कौन निवासी है। इसमें एक चीज आती है कंट्रोल। अगर एक फैमिली कहीं पर भी हो, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में वही नियम लागू होगा जी इसमें होगा। और इसमें कंट्रोल एक वर्ड लगा हुआ, तो कंट्रोल का ये होता है कि अगर बिजनेस कोई के अगर भारत से बाहर किया जा रहा है और उसकी कंट्रोलिंग भारत से है, अगर उसकी कंट्रोलिंग भारत से है तो यहाँ का वो रेसिडेंशियल माना जाएगा। सबसे पहले लास्ट आती है हमारी कंपनी। कंपनी में भी इंडियन कंपनी अगर भारत की कंपनी है तो यहाँ के लिए रेसिडेंशियल ही माना जाएगा, रेसिडेंट ही माना जाएगा, यानी वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही होगी यहाँ के लिए और भारत सरकार को टैक्स देगा। इसके लिए सबसे है पहले चीज कि भारत की कंपनी हो, दूसरा चीज कंट्रोल, बिजनेस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल यहाँ कंट्रोल से मतलब मीटिंग से है।
यानी कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो कहाँ होती है, इस पर डिपेंड करता है कि वो कंपनी भारत का निवासी है या नहीं है। यानी भारत, वो कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी अगर उसका एनुअल जनरल मीटिंग अगर भारत से होती हो, यानी वो कंपनी अगर भारत से कंट्रोल हो रही हो तो भारत का निवासी मानी जाएगी। अगर भारत से कंट्रोल न हो रहा हो तो यहाँ के लिए अनिवासी मानी जाएगी। इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये केवल 2 टाइप के रेसिडेंट होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। यानी कंपनी के कंडीशन में केवल 2 टाइप के रेसिडेंट होता है कि तो रेसिडेंट होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन इन तीनों के कंडीशनों में अलग अलग, मतलब एक कंडीशन ये तीनों टाइप के हो सकते हैं। यानी ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं, नॉन ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं, या नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि ये तीन जो होते हैं वो ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट तीनों हो सकते हैं। लेकिन कंपनी केवल 2 ही हो सकती है, या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा यानी रेसिडेंट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक, इसकी रेसिडेंट के लिए स्टेटस ये है कि ये कोई भी कंडीशन फुलफिल वो नहीं होती जो इनमें लागू होता है। इसके लिए बस ये है कि वो भारत की कंपनी हो, या फिर दूसरी ये है कि उसकी जो कंट्रोल हो रहा है, मैनेजमेंट कंट्रोल हो रहा है, वो कहाँ से संचालन हो रहा है, इस पर डिपेंड करती है कि वो कंपनी भारत का निवासी माना जाए या ना माना जाए। वो भारत को टैक्स देगा या नहीं देगा, इस पर डिपेंड करता है। ये हमारी आज का था जो क्लास रेसिडेंस, ये मतलब वो भारत का निवासी है या नहीं है। सारा टैक्स लायबिलिटीज उसके निवास स्थिति पर ही डिक्लेयर करता है कि भारत गवर्नमेंट को टैक्स देगा या नहीं देगा। अब हम थोड़ी इसमें 2 वर्ड का यूज किया गया, उसको बताना जरूरी है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, ये 2 चीज जानना जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर वो होता है जिसमें हम अपनी इनकम अर्न करते हैं, यानी हम इनकम कमाते हैं, उसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। और जिसमें हम इनकम टैक्स पेड करते हैं उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च, यानी ये कहें 22-21, यानी अभी फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है हमारा 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक, इसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। यानी जिस साल हम इनकम कमाते हैं उसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, और जिस साल हम टैक्स पेड करते हैं उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो होता है जिस साल हम टैक्स पेड करते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर का जस्ट बाद जो ईयर आता है उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। यानी असेसमेंट ईयर जो 20-21 का होगा वो कितना होगा, 2021 और 2022 ये असेसमेंट ईयर होता है। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि रेसिडेंट क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, कंपनी के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, इंडिविजुअल के लिए क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए क्या होता है। ये सारी चीज आज की क्लासों में हमने पढ़ा, और अगली क्लास में जो है हम अब डिफाइन करेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। आज के दिन इतना ही। थैंक यू।